अलैक्म, वेलकम टू क्लास नंबर 4, बैच नंबर 40। अच्छा जी, अब आज से हम जो चीज़ हम शुरू कर रहे हैं, जो आज हमारा टॉपिक है, ये इस मार्केट की बैकबोन है। बल्कि ये दुनिया का कोई भी काम है, जब आप उसका मेन स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं जानते ना मुकम्मल तौर पे, किसी फील्ड का, किसी भी डिपार्टमेंट का किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है पूरा। अगर आपको वो नहीं पता तो फिर आप उसमें काम नहीं कर सकते, ठीक है, समझ नहीं सकते उसको। यहाँ पे भी अगर आप देखें इस मार्केट की जो बैकबोन है, मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप एग्जांपल जहन में लाएंगे आपको समझ आ जाएगी। अक्सर हो भी जाता है, अताई डॉक्टर होते हैं, आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, ठीक है। अब जो डॉक्टर आपको आपकी आपके दिल का ऑपरेशन करता है ना, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई नौबत ना आए, अल्लाह करे, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आता है, या जो डॉक्टर्स आमतौर पर दिल के ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उनको एक एक चीज़ का पता होता है, ठीक है। दिल की कौन सी वेन कहाँ पे है, कौन सा वाल्व किस जगह पे है, कितनी वेन्स हैं, कहाँ पे ब्लड है, कहाँ पे नहीं है, ये सब चीज़ें एक डॉक्टर को पता होती हैं, और वो स्ट्रक्चर होता है। कोई और डॉक्टर है, या आप अक्सर आपने देखा होगा, कुछ लोग हैं, आपको कोई काम पड़ जाता है किसी डिपार्टमेंट में, आप जाते हैं नादरा में जाते हैं, ठीक है। अब एक बंदा वहाँ पे अकाउंट्स में बैठा हुआ है, नादरा में काम करता है, लेकिन उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है। आप उससे जाके पूछते हैं, जी मैंने फलां कार्ड लेना है, मैंने बच्चों का बे फॉर्म बनवाना है, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए होगी। अब वो बंदा वो जो बंदा है वो क्लरिकल स्टाफ का है, ठीक है, वो एडमिन में है। अब वो क्या कहेगा, वो अकाउंट्स में है, तो वो कहेगा कि जी मुझे नहीं पता, आप उसी डिपार्टमेंट से पूछें। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर नहीं जानता, उसको पता नहीं है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये किसी भी फील्ड में होता है, ये जो फील्ड है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग की, ये अलग नहीं है किसी और चीज़ से, दुनिया से अलग नहीं है। आपको स्ट्रक्चर का पता होगा तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, बिल्कुल किसी और डिपार्टमेंट की तरह। और अगर आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता तो फिर आप फेल हैं, आपको नहीं पता चलेगा कुछ भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आमतौर पे लोग क्या कहते हैं कि खास तौर पे नया बंदा ऐसी बात करता है जिसको बिल्कुल मार्केट का नहीं पता होता। वो कहता है जी आज गोल्ड पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। या किसी भी मार्केट के बारे में कह देंगे ये पता नहीं क्या कर रहा है, वो इसलिए नहीं पता क्योंकि आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता ना, इसलिए नहीं पता कि क्या कर रहा है। कोई भी वेव ऐसे नहीं है कि किसी ने बटन दबाया तो ऊपर चलेगी, बटन दबाया तो नीचे आ गई, इस तरह नहीं है। ये हर चीज़ टेक्निकल चल रही होती है, स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रही होती है, और उसको फॉलो करती है मजबूती से। तो आज की क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, इसमें हम अगली दो तीन क्लासेस मुसलसल स्ट्रक्चर के बारे में होंगी। जो लोग इन पर तवज्जो रखेंगे उनको टेक्निकली मार्केट इन्हीं तीन क्लासेस में समझ आ जाएगी, अगली तीन क्लासेस में, यानी आधा काम उनका उनको आ जाएगा। फिर आ जाती है स्ट्रेटजीज। यानी स्ट्रक्चर अलग चीज़ है, स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो स्ट्रक्चर आपको बताएगा ट्रेंड की डायरेक्शन। मैं आपको इसकी थोड़े से एग्जांपल देता हूँ यहीं पे। स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको ये बताता है कि आपने किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, ठीक है, इसका ये काम होता है बस। अब ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन गया मार्केट का। अभी हम जब जाएंगे कैंडल्स पे जाएंगे, डिटेल से पढ़ेंगे तो अच्छी समझ आएगी। अब ये आपको कुछ बता रहा है, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपको जाना किस तरफ है। असल बात यह है, स्ट्रेटजी फिर बाद में आएगी। दूसरे नंबर पे स्ट्रेटजी आ जाएगी, तीसरे नंबर पे फिर आपकी आ जाएगी रिस्क मैनेजमेंट, जो कि हालांकि सबसे पहले वही होनी चाहिए, सबसे जरूरी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट होती है। लेकिन हम उसको एंड पे जाके पढ़ेंगे, जब आपको स्ट्रेटजीज आ जाएंगी तो फिर मैं बताऊंगा कि अब इस पे आपने रिस्क कैसे लेना है। तो इसका पता होना बहुत जरूरी है। क्लास नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था फॉरेक्स मार्केट का। उसके बाद क्लास नंबर 2 और 3 में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी। जो हमने जो टूल्स यूज़ करने हैं इसके बारे में आपको बताया, और इसका कहा था कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिन लोगों ने की है या वहां तक अभी प्रॉपर नहीं देख सके, आप लोग बेशक जल्दी ना कीजिएगा, कि आपको ये ना फील आए कि हमने वो चीज़ अभी, मुझे अभी पूरा ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना नहीं आया तो ये नेक्स्ट क्लास आ गई है। एक तो हम स्लो चल रहे हैं, आगे भी स्लो ही चलेंगे, और एक एक चीज़ इंशाल्लाह कवर करेंगे आराम से, ध्यान से, बिल्कुल। चलिए जिसको अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैंडल क्या होती है। ये जो आपको इसमें ये जो कैंडल्स नजर आ रही हैं, इस कैंडल की फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये कैंडल बनती कैसे है, क्यों बनती है, कहाँ पे बनती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए जी, टाइम फ्रेम का आपको बताया था। अब ये मैंने क्लिक किया हुआ 1 आवर पे, इसका मतलब ये है कि एक कैंडल 1 घंटे में कंप्लीट होगी। अभी जो कैंडल खत्म हो जो चल रही है इस वक्त, जो रनिंग कैंडल है, ये रनिंग कैंडल में अभी 20 मिनट और 14 सेकंड, 15 सेकंड बाकी हैं। 20 मिनट बाद ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, नई कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। अब इस कैंडल में नीचे एक विक आई हुई है, ये देखिए ना। यार लाइंस ना लगाया करें भाई, आपको पता नहीं कौन सी जुबान यार समझ आती है, मुझे तो नहीं समझ आती। लाइंस लगा के क्या करना है आपने, सारा दिन जूम मान करे वहां पे लगाए लेने। ये जो कैंडल बनी है, अब देखिए, इससे जो प्रीवियस कैंडल थी 7 बजे वाली, इसमें भी ऊपर भी एक विक है, इसके नीचे भी एक विक है। तो इस विक का क्या मतलब है। ये ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर एक बड़ी विक आ रही है, इसके नीचे विक थी। इन विक्स का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लें, उसके बाद फिर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ मैं। अच्छा जी, ये कैसे बनती है हम यहाँ पे बना लेते हैं। अभी पहले हम बनाते हैं एक ग्रीन कैंडल,
ठीक है जी। अब हम बनाते हैं एक रेड कैंडल। एक बात तो आप याद रखें कि आप जब ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग्स में जाएंगे, तब कल सेटिंग्स बताई थी, यहाँ पे भी सेटिंग्स होती हैं ना, यहाँ पे भी सेटिंग्स, ये भी सेटिंग्स आ रही हैं, ये वाली सेटिंग्स है। जब आप यहाँ पे जाएंगे, आप चाहें तो इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग व्यू फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रीन कलर की कैंडल्स होती हैं, ये वाली कैंडल्स, इनका मतलब क्या होता है कि इस कैंडल में इस घंटे के दौरान प्राइसेस ऊपर गई हैं। और जो रेड कैंडल्स होती हैं, जैसे कि ये कैंडल है, जैसे कि ये कैंडल है, इसका मतलब ये होता है कि इस एक घंटे के दौरान नहीं, जो भी टाइम फ्रेम यहाँ पे ऊपर है, ओपन किया हुआ है, आपने 1 आवर ओपन किया हुआ है, इसका मतलब है कि एक कैंडल 1 घंटे की है, तो इस 1 घंटे के दौरान प्राइसेस नीचे गई हैं। रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइसेस नीचे गई हैं, रेट कम हुआ है। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइसेस ऊपर गई हैं। ये बात तो यानी एक नए बंदे को भी पता होती है आमतौर पे। अच्छा, अब आप चाहें तो इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, अपने चार्ट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कैंडल्स का कलर चेंज कर सकते हैं, वो आपको सभी सेटिंग में मिल जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट ग्रीन को हम कहते हैं कि ये बुलिश है, और रेड को हम कहते हैं कि ये बियरिश है। अच्छा जी, अब विक्स कैसे बनती हैं, विक्स क्यों बनती है, इसकी एग्जांपल देखें। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक मार्केट है जो कि सुबह को ओपन होती है 9 बजे। ठीक है जी, सुबह को 9 AM पे मार्केट ओपन हुई है। दिन है जी हमारे पास 10 तारीख, कोई भी महीना है, रैंडम कोई भी मंथ है। 10 तारीख को सुबह मार्केट 9 बजे ओपन हुई। ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है, हमेशा इसे कहते हैं कि ये इसका ओपन है। जो इसकी बॉडी होती है ना, बॉडी का जो लो होता है, इसकी लोअर बॉडी जो है, ये वाली, ये जो कॉर्नर बन रहा है, इसे हम कहते हैं कि ये ग्रीन कैंडल का ओपन है। अब मुझे कैसे पता चला कि ओपन यहाँ पे हुआ है, ओपनिंग प्राइस ये क्यों है। चले जी, हम कहते हैं कि ओपनिंग प्राइस जो थी वो थी 100 रुपया। कोई भी स्टॉक है, मैं सिर्फ गोल्ड की बात नहीं कर रहा, एक स्टॉक है कि जब 10 तारीख को मार्केट सुबह 9 बजे ओपन हुई, तो स्टॉक का रेट था 100 रुपये। ठीक है जी। अब 9 बजे मार्केट ओपन हुई है, 10 बजे प्राइस गई है नीचे, 10 बजे चली गई है या पौने 10 चली गई है या 11 बजे गई है, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन इसका इंप्रेशन क्या है कि प्राइस पहले गई है नीचे। तो ये जो विक आ रही है ना, ये विक ये बता रही है कि प्राइस यहाँ तक आई थी इस एक दिन के दौरान। डेली की कैंडल है, इसमें प्राइस यहाँ तक आई थी। अगर हम इसको कहते हैं कि ये डेली की कैंडल नहीं है, 1 आवर की कैंडल है, तो 9 बजे कैंडल ये ओपन हुई, 9 बजे, 9 बज के 15 मिनट पे, 9 बज के 20 मिनट तक प्राइस यहाँ पहुंच चुकी थी। ठीक है, ये रेट क्या है, ये हम कहते हैं, ये रेट था यहाँ पे 90। ठीक हो गया। अब प्राइस ने यहाँ से बुलिश प्रेशर लेना शुरू कर दिया, ऊपर जाना शुरू कर दिया। ऊपर जाते जाते, चलिए हम घंटे की बात ही कर लेते हैं, 9 बजे ओपन हुई है, 9 बज के 15 मिनट पे यहाँ पे थी, 9:15 पे प्राइस 90 रुपये पे आ गई। उसके बाद यहाँ पहुंच गई, फिर ऊपर जाते 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 इस जगह तक आई प्राइस। ठीक है, ये अब क्या टाइम था, हम कहते हैं जी 9 बज के 40 मिनट था। 9 बज के 40 मिनट पे प्राइस यहाँ रखी, और 10 बजे, क्योंकि एक घंटे की कैंडल है, 9 बजे प्राइस ओपन हुई थी, और 10 बजे इसको 10 PM, यहाँ पे 10 AM कर देते हैं, 10 AM इसको क्लोज होना था। ठीक है, तो जब 10 बजे सुबह के, तो प्राइस उस वक्त कहाँ थी, प्राइस थी जी इस जगह पे, इस लेवल पे, यहाँ पे थी प्राइस। ये रेट था 100 रुपया, कम होकर 90 रुपये पे आया, बढ़ते हुए ये चला गया जी 200 रुपये पे फॉर एग्जाम्पल। और प्राइस क्लोज कहाँ पे हुई, क्लोज हुई इस जगह पे, यहाँ पे क्या रेट था, यहाँ पे रेट था फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं जी यहाँ पे रेट था 170। अब इसने, इस एक कैंडल ने आपको 4 प्राइसेस दी हैं, इस एक कैंडल ने आपको 4 प्राइसेस दी हैं, जिसमें से इसको कहते हैं ओपनिंग प्राइस। अब मुझे कैसे पता चला कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी कि यहाँ से हुई थी। ये एक कॉमन सेंस की चीज़ है, एक ऑब्वियस चीज़ है कि अगर प्राइस बुलिश है, यानी ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस ओपन होने के बाद ऊपर गई हैं, तभी ग्रीन कैंडल बनी है ना। अगर ओपन होके नीचे आती, तो कौन सी कैंडल बनती, रेड कैंडल बनती। इस एक घंटे में प्राइस बढ़ी है, तो जब बढ़ी है, इसका मतलब है कि नीचे से शुरू हुई है, 100 रुपए से या 10 रुपए से या 50 रुपए से, किसी लोअर प्राइस से शुरू हुई है, और हायर प्राइस पे जाके क्लोज हुई है। तो आपको 4 प्राइसेस नजर आ रही हैं। पहली प्राइस नजर आ रही है 100 रुपए की, क्या टाइम था, 9 बजे। ठीक है जी, 9 बज के 15 मिनट पे प्राइस क्या थी, 90 रुपये। दो प्राइसेस होगी, पहली 100 रुपये आ गई, दूसरी 90 रुपये आ गई। अब इसको क्या कहेंगे, ये तो थी ओपन, इसको क्या कहेंगे। ठीक है, अब ये तो ओपनिंग प्राइस नहीं थी, ये थी इसका लो, लो। ठीक है जी, ओपनिंग प्राइस ये इसका लो था इस घंटे का। उसके बाद प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू करती है, बढ़ते बढ़ते प्राइस चली जाती है 200 तक। अब देखें, इसने प्राइस 100 रुपये से कम होकर 90 पे आई, लेकिन 90 पे रुकी नहीं, इसने यहाँ पे स्टे नहीं किया, क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि यहाँ से रिजेक्ट हुई, ऊपर जाना शुरू कर दिया, ऊपर जाके 200 रुपये तक गई, लेकिन यहाँ पे भी इसने स्टे नहीं किया। स्टे करने से मुराद ये क्लोज नहीं किया इस जगह पे भी, यानी घंटा पूरा होने से पहले प्राइस यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, बल्कि 9 बज के 40 मिनट पे यहाँ तक पहुंची, और यहाँ से फिर रिजेक्ट होते होते नीचे आई, और यहाँ पे जब पहुंची तो 10 बज गए। ठीक है, 10 बज चुके थे।
तो यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गई। ठीक है, अब चार प्राइसेस कैसे मिली आपको? पहली मिली आपको ओपन, दूसरी मिली लो, तीसरी मिली हाई, ये इसका हाई था इस दौरान, इसने हाईएस्ट प्राइस ये लगाई, इसको कहते हैं हाई और इसको कहते हैं क्लोज। ठीक है जी, प्राइस क्लोज कहाँ पे होती है? ओपन कहाँ पे होती है? लोअर बॉडी पे, अगर बुलिश कैंडल है, अप कैंडल है, तो ओपन कहाँ पे होगी? लो से, इससे अपने ओपनिंग होगी यहाँ से लोअर बॉडी से, और क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है? अपर बॉडी पे, इस जगह पे आके। और जो ये है इसको हम कहेंगे इस कैंडल का हाई था, और ये इस कैंडल का लो था। ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी अब आपको पता चल गया कि विक्स क्यों बनती हैं। विक्स इसलिए बनती हैं, विक आपको ये बता रही होती है कि प्राइस ने इस एक घंटे के दौरान कौन कौन से लेवल्स को टच किया। ये तो हमें पता चल गया ओपनिंग का लेवल है, ये पता चल गया क्लोज यहाँ पे हो गई है। लेकिन इसी एक घंटे के दौरान प्राइस 100 रुपए से कम होकर 90 तक भी आई थी। तो ये विक आपको ये बता रही है, इसका शेडो है, इसको कहते हैं शेडो, विक भी कहते हैं शेडो भी कहते हैं। ये इसका साया है कि, या इसका फिंगरप्रिंट है कि, ठीक है, फुटप्रिंट कह लें, ये इसका फुटप्रिंट है कि प्राइस यहाँ तक आई थी और यहाँ से फिर गई है। तो जैसे कोई कच्ची जगह पे आप चलते हैं, पुराने जमाने में देखते थे ना लोग फुटप्रिंट्स को देखे कि यहाँ पे अभी घोड़े गुजरे हैं, अभी यहाँ से बंदे गुजरे हैं, इतनी देर पहले गुजरे हैं। तो ये एग्जैक्ट वही फुटप्रिंट्स हैं स्मार्ट मनी के या किसी भी मार्केट के, कि प्राइस यहाँ तक आई थी और फिर यहाँ से ऊपर उठ गई थी। तो आपको पता चल गया कि इस एक घंटे में ये एक्टिविटी हुई है। फिर प्राइस यहाँ से उठी और इस हाई तक आई, ये भी आपको कैसे पता चल रहा है? हमें तो नहीं पता चलता, ये क्लोज तो प्राइस यहाँ पे हुई है, तो यहाँ तक आई थी ये कैसे पता चला? इस विक से, कि प्राइस यहाँ तक आई थी लेकिन क्लोज होने से पहले वापस नीचे चली गई। तो ये भी आपको एक फुटप्रिंट मिल गया। इस फुटप्रिंट को हम कहते हैं विक। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी कैंडल पे। ये इसलिए बता रहा हूँ, देखने में तो एक कॉमन सी चीज है, आम लोगों को पता होती है, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को कई कई साल हो जाते हैं उनको विक कैसे बनती है, क्यों बनती है, नहीं पता होता, मैंने टेक्निकल रीजन नहीं पता होती। अच्छा, इसके बाद ये नहीं पता होता कि इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हुई है, कंफ्यूज रहते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो भी कैंडल जिसमें प्राइसेस ऊपर गई हैं उसकी ओपनिंग कहाँ से होती है? उसकी बॉडी के लो से, लोअर बॉडी से। ठीक है जी, ये है इसका लोवेस्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं हम इस कैंडल पे। अब इसमें प्राइसेस गई हैं इस एक घंटे के दौरान नीचे। ठीक है, चलिए ये हमने घंटे की एग्जांपल की है, इसकी ये हम डेली की एग्जांपल लेते हैं, दिन की ले लेते हैं, पूरे दिन की। अब इसमें प्राइसेस नीचे आई हैं, इसका मतलब क्या था? कि अगर रेड कैंडल बनी है, पीरिश मूवमेंट हुई है, तो प्राइस ओपन कहाँ से हुई होगी? जाहिर है यहाँ से ओपन हुई है, जहाँ से इसकी बॉडी शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे जी? ये इसकी है ओपनिंग प्राइस। आप देखें बुलिश में और बीरिश में क्या फर्क है? इसका ओपन लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, इसका ओपन यहाँ पे ऊपर है। इसको हम कर देते हैं जी ओपन। ठीक है, आज मेरे पास असल में वो पैड नहीं है, मैं जरा बाहर हूँ, इस वजह से थोड़ा सा साफ नहीं लिखा जा रहा। अच्छा जी, ये है जी इसका ओपन। जी, ये टाइम क्या है? टाइम है जी ये सुबह 9 बजे का, 9 AM। ठीक है, अच्छा, 12 बजे तक प्राइस यहाँ पहुंच जाती है। रेट यहाँ पे क्या था? 100 रुपये। 12 बजे क्या रेट चल रहा है उसी प्रोडक्ट का, सेम प्रोडक्ट का? दिन 12 बजे क्या रेट है? ठीक है जी, क्या रेट है? फॉर एग्जाम्पल रेट है जी 150 रुपये। ठीक हो गया। अच्छा, अब 12 के बाद प्राइस 4 बजे शाम को यहाँ पे है, शाम 4 बजे प्राइस है जी इस जगह पे, ये है 4 PM। ठीक हो गया, 4 PM प्राइस कहाँ पे है? प्राइस आ गई है जी 20 रुपये पे, बहुत कम हो गई है। लेकिन अभी मार्केट क्लोज होती है 5 बजे, तो क्लोजिंग से पहले पहले प्राइस पहुंच गई यहाँ पे। यहाँ पे क्या रेट है? कोई भी रेट रख लेते हैं, हम कहते हैं जी यहाँ पे रेट है 40 रुपये। ये टाइम क्या है? 5 AM, 5 PM सॉरी, शाम के 5 बजे जब मार्केट क्लोज हुई है। तो सुबह जब मार्केट खुली तो रेट था उस प्रोडक्ट का 100 रुपये। ठीक है, जब बंद हुई तो रेट क्या था? 40 रुपये। ये तो सिंपल है, ये इसकी ओपन प्राइस, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस। तो एक दिन में प्राइस कहाँ तक गई? 100 रुपये से गिर के आ गई 40 रुपये पे, ये इसका हतमी हतमी चीज ये है। लेकिन इस दौरान और एक्टिविटी भी हुई है, वो एक्टिविटी क्या थी? कि 9 से लेके शाम 5 बजे तक प्राइस एक दफा 150 पे भी गई है। जब इतने अच्छे रेट पे गई है लोगों ने बेच दिया होगा। ठीक है, लेकिन इसी दौरान प्राइस शाम 4 बजे इस रेट पे भी आई थी, कम तरीन रेट पे भी आई थी, 20 रुपए पे, तो यहाँ से लोगों ने खरीदा भी होगा। तो यहाँ से लोगों ने बेचा था, उस बेचने की वजह से रिजेक्शन आई। ये जो विक है ये बता रही है कि ऊपर से रिजेक्शन थी, रिजेक्शन आके प्राइस नीचे ड्रॉप कर गई। जब शाम 4 बजे प्राइस यहाँ पे आई थी तो यहाँ से लोगों ने खरीदा था, प्राइस नीचे गिर रही थी, नीचे आ रही थी तेजी से, लोगों ने धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया कि बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, उससे रिजेक्शन आई, प्राइस यहाँ तक पहुंच गई, बढ़ के 40 रुपये हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि कैंडल बनती कैसे है, कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे क्लोज होता है, उसका हाई लो क्या होता है। हाई लो दोनों का सेम है, ग्रीन कैंडल का भी ये हाई था ऊपर, ऊपर वाली विक, इसका भी ये हाई है, क्योंकि हाईएस्ट प्राइस यही है इस पूरे चार्ट पे। और इसका लो, ये इसका लोवेस्ट प्राइस है, इसको कहते हैं लो। ठीक है, ये लो, ये हाई, ये ओपन, ये क्लोज, इसको कहेंगे क्लोज, ये क्लोज। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कैंडल फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है जी, कैंडल इस तरीके से बनती है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी आगे अपने स्ट्रक्चर की तरफ।
एक मुझे बात बता दें कि जो अभी कॉन्सेप्ट आपको दिया है, इसकी कुछ समझ आई है? क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कैंडल कैसे बन रही है, मुझे यस नो कर दें। ये चीज़ क्लियर है ना, सिंपल है। चलें ठीक है जी, सब कह रहे हैं कि ठीक है, समझ आ गई है, आगे चलते हैं जी अब। अच्छा, अब आपने जो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे, पहली चीज़ वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इस मार्केट में कोई भी जब वेव आती है, ठीक है, प्राइसेस ऊपर जाती हैं या प्राइसेस नीचे आती हैं, तो दो तरह की वेव्स चलती हैं इस मार्केट में। दो तरह की वेव्स होती हैं, याद रखें। चीज़ें बेशक नोट करना चाहते हैं, साथ साथ जब रिकॉर्डिंग देखेंगे नोट कर लीजिएगा। पहली जो वेव होती है उससे कहते हैं इम्पल्स वेव। इम्पल्स वेव क्या होती है? इम्पल्स वेव ऐसी वेव को कहते हैं। इम्पल्स क्या होता है? ताकतवर वेव जो होती है ना, उसको इम्पल्स वेव कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वेव को इम्पल्स वेव कहते हैं। जो दूसरी तरह की वेव होती है उसको आप कहते सकते हैं रिट्रेसमेंट, या इसको करक्शन भी कहते हैं। करक्शन और होती है, रिट्रेसमेंट और होती है, हल्का सा फर्क होता है, आपको वैसे मैं बता दूंगा, ठीक है जी। दो तरह की वेव्स होती हैं, एक वेव को आप कहते हैं इम्पल्स वेव, दूसरी को आप कहते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट, जो लोग करक्शन और रिट्रेसमेंट को एक ही चीज कहते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, इसमें फर्क होता है, एक छोटा सा मामूली सा फर्क होता है। आपने इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट ही याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इम्पल्स वेव क्या होती है। देखें, जब भी मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रही है किसी भी तरफ, तो ये जैसे प्राइस इस जगह पे आके रुक गई थी, ऊपर जाती, चलें इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। प्राइसेस जो हैं वो ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं इस तरह, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। अब ये पूरी एक वेव चल रही है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आती हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्राइस फिर ऊपर निकल जाती है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इम्पल्स में से इम्पल्स वेव कौन सी है, अपने अपने जहन में सोच लें बस, इम्पल्स वेव कौन सी है। याद रखें, इम्पल्स वेव हमेशा वो होती है जो किसी भी लेवल का, किसी भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करती है, उसको हम कहते हैं कि ये इम्पल्स वेव है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, प्राइसेस ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद प्राइसेस नीचे आई, नीचे आने के बाद ये एक हमारे पास लेवल बन गया था, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस से क्या मुराद है? आप, रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज को, अभी हम स्पोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पढ़ रहे, वैसे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तरह लेके चल रहा हूँ इस कोर्स को कि जैसे एक आप बिल्कुल नए बंदे हैं, आप बिल्कुल आज ही आए हैं, आपको नहीं पता फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। इसको कहते हैं, इस लेवल को रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से क्या मुराद है? रेजिस्टेंस कहते हैं मुजाहमत को, ठीक है। आप जैसे अभी कोई एक फौज है, वो किसी जगह पे हमला करती है, आगे से भरपूर जवाबी हमला होता है, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप ये समझें कि बायर्स की फौज थी जो कि ऊपर जाना चाह रही है, लेकिन उनको नीचे धकेला जाता है, वापस धकेला जाता है, उसको कहते हैं कि प्राइस को रेजिस्टेंस मिली है, ठीक है, ओके जी। जब भी प्राइस गिरेगी, जब भी किसी लेवल से प्राइस नीचे आएगी, ऊपर जाते हुए किसी भी लेवल से प्राइस नीचे आएगी, जैसे यहाँ से भी नीचे आई, यहाँ से भी थोड़ी सी नीचे आई, यहाँ से भी नीचे आई, यहाँ से भी नीचे आई, जब भी प्राइस गिरेगी, चाहे वो कोई भी पेयर है, चाहे वो कोई भी स्टॉक है, जब भी प्राइसेस गिरेंगी, उसको हम कहते हैं कि ये प्राइसेस रेजिस्ट हुई हैं, ठीक है, प्राइसेस में रेजिस्टेंस आई है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और जब भी प्राइस ऊपर जाएगी, जब भी प्राइस ऊपर उठेगी, जिस लेवल से उठेगी उसको हम कहते हैं कि ये सपोर्ट का लेवल है, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब ये नहीं है कि प्राइसेस अगर नीचे आ रही हैं तो अब आप कहेंगे कि जी आप चेंज हो गया, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट, वो तो है ही। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, क्योंकि नीचे आते हुए प्राइस को यहाँ से रेजिस्टेंस मिली है, प्राइस ऊपर चलेगी, फिर नीचे आने की कोशिश करे से रेजिस्टेंस मिली, फिर ऊपर चलेगी, ऐसा नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, कुछ लोग कर जाते हैं इस तरह की हरकत, ये गलत चीज़ है। हमेशा जो भी ट्रेंड है, प्राइसेस चाहे बुलिश ट्रेंड के हैं, चाहे प्राइसेस डाउन ट्रेंड में है, जब भी प्राइस कहीं से गिरेगी उसको कहेंगे रेजिस्टेंस, और जब भी कहीं से उठेगी, चाहे कम उठी है चाहे ज्यादा उठी है, ठीक है, उसको कहेंगे कि ये क्या है, सपोर्ट, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे एक दफा, जो लोग नए हैं आप लोग एक दफा इसको देख भी लें। ये है, ये पहला जो वर्ड आपको बताया वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। बल्कि आपको अभी आप ये आर और एस याद रखें, ठीक है, क्योंकि हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा, ऐसे ना हो कंफ्यूजन आ जाए बीच में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। रेजिस्टेंस जहाँ पे प्राइस गिरेगी, सपोर्ट जहाँ से प्राइस उठेगी, बस इतनी बात अभी आप याद रखें, आर एस। अच्छा, अब चलते हैं जी हम वापस अपनी इम्पल्स वेव पे। देखें जी, दो तरह की होती हैं वेव्स। पहली वेव वो होती है कि जो एक स्ट्रॉन्ग वेव लगती है, उसके बाद प्राइसेस रेजिस्टेंस लेती हैं, थोड़ा सा नीचे आती हैं, ठीक हो गया, फिर प्राइस चली जाती है ऊपर। तो ऐसी वेव
जो किसी स्ट्रक्चर का ब्रेक करती है, किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, उसको हम कहते हैं कि ये इम्पल्स वेव है। और जो ऐसी वेव, जो एक स्ट्रॉन्ग वेव के बाद छोटी सी रिट्रेसमेंट आती है, या प्राइसेस करेक्ट करती हैं खुद को, थोड़ा सा नीचे आती हैं, किसी लेवल को टैप करती हैं, इसको हम कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, ये इम्पल्स वेव है जो स्ट्रांग है, और जो नीचे हल्की सी आ रही, थोड़ी सी नीचे आती है, इसके 50% तक आती है आमतौर पे, और यहाँ से फिर ऊपर चली जाती है, उसको हम कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट है, जो छोटी वाली वेव है। और जो स्ट्रांग वेव है जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इसको हम कहते हैं कि ये इम्पल्स वेव है। पहली बात तो आपने इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट का फर्क याद रखना है, इनके नाम याद रखना है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो अब हम बाकायदा शुरू करने लगे हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक होगा। दो तीन चीजें आपको बताऊंगा। जिसकी बेस अब अच्छी बन गई उसके लिए अगला सफर पूरा आसान है, जिसकी बेस ना बनी, अब इन दिनों में थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, उसके लिए मशाइल और परेशानी है। क्लासेस को रिपीट लाजमी करना है आपने। चलिए जी, सबसे पहले हम बनाते हैं एक स्ट्रक्चर बन गया ये। ठीक है जी, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो होती है तीन तरह से। आमतौर पे मार्केट इन्हीं तीन में से आपको, आमतौर पे नहीं हमेशा, इन्हीं तीन फेजेस में से किसी एक फेज में मिलेगी। ठीक है जी। आमतौर पे किसमें मिलेगी वो भी बता देता हूँ। आमतौर पे आपको मार्केट मिलेगी इस फेज में, इस वाले फेज में। ज्यादा वक्त मार्केट इसी में रहती है। ठीक है। ये क्या है, इसको कहते हैं, ये कौन सा ट्रेंड है, मैं आपको मार्केट ट्रेंड पढ़ाने लगा हूं अभी। तीन तरह के, दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक ट्रेंड होता है जी जिसमें प्राइसेस मुसलसल ऊपर जा रही होती हैं, मुसलसल ऊपर जा रही होती हैं। अब मुसलसल ऊपर जाने से मतलब ये है ना कि प्राइसेस ऐसे जा रही होती हैं, ऐसे कभी भी प्राइस नहीं जाती। ठीक है, प्राइसेस कैसे मूव करती हैं, प्राइसेस मूव करती हैं इस तरीके से। इंपल्स वेव लगती है, फिर एक रिट्रेसमेंट आती है, फिर एक इंपल्स वेव लगती है, ये जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया पूरा। ठीक है, फिर एक रिट्रेसमेंट आती है, फिर एक इंपल्स वेव लगती है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो नोट करें। नोट करने वाली चीज़ ये है कि प्राइस हर दफ़ा जो भी लो लगाती है उसको सेव रखती है, उसको होल्ड करती है। देखिए, ये ब्रेक नहीं हुआ, नीचे ब्रेक नहीं आया ना, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ। जो भी लो लग रहा है प्राइस उसको होल्ड कर रही है, उसको ब्रेक नहीं कर रही। और जो भी हाई लग रहा है, पहले एक ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा हल्का सा, फिर एक ये बड़ा हाई लगा, और फिर ये हाई लगा। तो आपने देखा कि प्राइसेस जो भी हाई लगाती हैं उसको ब्रेक कर जाती हैं। लो जितने भी लग रहे हैं उसको प्राइस होल्ड कर रही है। तो ऐसे ट्रेंड को हम कहते हैं कि ये हमारा बुलिश ट्रेंड है। टेक्निकल रीजन क्या है, देखने में तो नजर आ रहा है प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। किसी दूसरी क्लास के बच्चे को पूछेंगे कि यहाँ पे कीमतें ऊपर जा रही हैं कि नीचे, वो ये एरो देख के और ये स्ट्रक्चर देख के बता देगा जी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। यहाँ पे वो बताएगा प्राइसेस नीचे आ रही हैं। लेकिन टेक्निकल रीजन क्या है, क्यों, हमें कैसे पता कि ये प्राइसेस बुलिश हैं? तो बुलिश ऐसे हैं कि प्राइस अपना हर हाई ब्रेक कर रही है। ठीक है, जो भी हाई लेवल लगाती है उसको ब्रेक कर देती है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देती है, तो इसको कहते हैं कि ये बुलिश है। ठीक है। और जब प्राइसेस अपना लो ब्रेक करती रहती हैं, जैसे ये लो ब्रेक किया, फिर एक ये लो लगाया, ये ब्रेक कर दिया, फिर ये लो लगाया, ये भी ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि हाई सब सेफ है, देखें ये हाई सेफ है, ये भी हाई सेफ है। ठीक है, ये भी हाई सेफ है, ये भी हाई, ये दोनों एक ही, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप अगर कहेंगे ना कि ये हाई सेफ नहीं है, प्राइस ऊपर गई है इसके, तो ये, इसको टॉपिक को अभी छोड़ते हैं। अभी आपको पता ही नहीं है हाई है कौन सा। असल में तो ये हाई माना नहीं जाएगा जब तक प्राइस अपना लो ब्रेक नहीं करेगी। बहरहाल ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। आप ये देखें कि हाई नहीं ब्रेक हो रहे, ठीक है, लो ब्रेक होते जा रहे हैं, ये भी लो ब्रेक, ये भी लो ब्रेक, ये भी लो ब्रेक। तो जब तक प्राइसेस अपने लो ब्रेक करती हुई जाएंगी, इसको हम कहेंगे कि ये बेरिश ट्रेंड है। अब इसके नाम, जो लोग नए हैं, आप लोग इसके नाम लिख लें। इस वाले ट्रेंड को कहते हैं बुलिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड। ठीक हो गया। और जो दूसरे वाला है जिसमें प्राइसेस नीचे आ रही हैं, इसको हम कहते हैं बीरिश ट्रेंड। कुछ लोग कहते हैं बैरिश, बैरिश नहीं होता वर्ड, बीरिश होता है। यह है बीरिश ट्रेंड। अच्छा, इसको बुलिश क्यों कहते हैं? बुलिश जो वर्ड है ये निकला है बुल से। बुल कहते हैं बैल को। ठीक है। और बैल, दो तरह से इसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं। एक वजह इसकी होती है कि जब बैल हमला करता है अपने अपोनेंट पे, अपने दुश्मन पे, या जिस पे भी हमला करेगा, उसको सींग मारता है और ऊपर की तरफ फेंकता है। आपने बुल फाइट में ये देखा होगा कि जब वो हिट करता है किसी को, सींग मारता है अपने ऊपर की तरफ, उछालता है उसको, हवा में उछालता है। तो आप देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, तो सिंबॉलिकली इसको बुलिश ट्रेंड कहा जाता है, कि एक ऐसा ट्रेंड जिसमें बैल की तरह ऊपर उछाला जा रहा है।
दूसरी वजह ये होती है कि जब बैल चलता है तो अपना सर उठा के चलता है, ऊपर देख के चलता है, तो उस तरीके से भी अगर आप सिंबॉलिक इसको देखें तो आपको पता चलता है कि इसको बेयर स्टैंड इस वजह से कहा जाता है, बुल स्टैंड। अच्छा, इधर जो है इसको कहते हैं जी बेयर स्टैंड। बेर नीचे आती हुई मार्केट को कहते हैं बेरिश, बेरिश मार्केट। बेरिश क्यों कहते हैं? बियर जो होता है रीच को कहते हैं। रीच जब मारता है तो रीच मारता है पंजा, ठीक है, अपना हाथ बाजू मारता है और अपोनेंट को नीचे गिराता है, जमीन पे गिराता है। तो उसी मुनासबत से गिरती हुई मार्केट को कहते हैं कि ये बेयर स्टैंड है, रीच से मुनासबती है इसको। दो तरह की मार्केट्स होगी। और ये चलता भी ऐसे ही, जब ये चलता है तो सर नीचे रख के चलता है। तो ये दो वजूहात की वजह से इसको बेयर स्टैंड कहते हैं, इसको बुल स्टैंड कहते हैं। उसके बाद जो तीसरी तरह की मार्केट की मूवमेंट होती है वो होती है साइडवेज। आप यहाँ पे देखें, कोई हाई ब्रेक नहीं हो रहा, ये एक रेंज बन गई है, ठीक है। कोई हाई ब्रेक नहीं हो रहा, कोई लो ब्रेक नहीं हो रहा, यानी मार्केट जो है वो एक साइड पे मूवमेंट कर रही है, डिफरेंट सिनेरियोज बनाते हुए ऐसे मूव करती रहती है एक साइड पे। कोई अपना सिग्निफिकेंट, कोई इसमें एक बड़ी मूव नहीं आ रही होती किसी एक साइड पे। इसको हम क्या कहते हैं? इसके जो नाम है, इसको आप दो तीन नाम आप दे सकते हैं। इसको इसको कहते, कहा जा सकता है, साइडवेज मार्केट भी कहते हैं, साइडवेज। इसके अलावा इसको रेंज भी कहा जा सकता है कि प्राइस रेंज कर रही है, ठीक है। जैसे सिलसिला होता है ना, पहाड़ी सिलसिला, उसको भी रेंज कहते हैं, माउंटेन रेंज। इसी तरीके से ये भी एक रेंज है, मार्केट की रेंज है, पूरी रेंज है, इसको कोई हाई लो डेफिनेट नहीं होता इस तरीके से। इसके अलावा इसको और क्या कहते हैं? इसको समटाइम्स, इसको हम जब मार्केट के फेजेस पढ़ेंगे तो इसी तरह की मूवमेंट को एक्यूमुलेशन भी कहा जाता है, ऊपर जाने से पहले, नीचे गिरने से पहले मार्केट की कंडीशन को डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, लेकिन वो जब हमारे टॉपिक्स आएंगे तब हम पढ़ेंगे, अभी आप रेंज भी याद रख लें तो बहुत है। तो ये तीन तरह के मार्केट के मोड्स होते हैं। मार्केट आपको ज्यादातर रेंज की शक्ल में मिलती है, ठीक है, और सम होती है ट्रेंड में है, यानी बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, लेकिन बुलिश ट्रेंड में रेंज स्टार्ट हो जाती है, काफी देर चलती रहती है, फिर एक बुलिश वेव आती है, फिर रेंज स्टार्ट हो जाती है, फिर बुलिश वेव आती है, फिर रेंज स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका भी चलें बेहतर नाम यहीं पे आप पढ़ लें, याद रख लें, ये कुछ काम की चीजें हैं। इसको थोड़ा साइड पे करते हैं। जब प्राइस ये वाले काम कर रही होती है, यानी बुलिश ट्रेंड में होती है, ठीक है जी, बुलिश ट्रेंड में आके रेंज शुरू कर देती है इस जगह पे, फिर ऊपर निकल जाती है, फिर किसी जगह पे आती है, यहाँ पे फिर रेंज स्टार्ट कर देती है, इस तरह फिर ऊपर निकल जाती है। इसका नाम याद रख लें क्योंकि ये वर्ड हम अक्सर यूज करेंगे। इसको हम कहते हैं जी, जो ऊपर वाली वेव होती है ना, इसको कहते हैं रैली, रैली। ठीक हो गया? उसके बाद जो ये वाला जोन आता है, जब प्राइस ऊपर जाने के बाद एक इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव बताया था ना, स्ट्रॉन्ग वेव को इम्पल्स वेव कहते हैं, तो इम्पल्स वेव लगाने के बाद प्राइस रेंज शुरू कर देती है, तो इस रेंज को हम कहते हैं कि ये प्राइस ने अपनी बेस बनाई है, इसको कहते हैं बेस। ठीक हो गया? रैली, बेस, उसके बाद फिर रैली, ये फिर रैली हुई, रैली जैसा जीप रैली होती है, ये वो वर्ड है, आपने सुना होगा ना, जीप रैलीज होती हैं जिसमें रेस लगती है, गाड़ियां तेज चलती हैं, उसको, ये वो रैली है। उसके बाद फिर बेस, ये फिर बेस हो गई, और उसके बाद फिर रैली। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रैली बेस रैली सेटअप, यानी रैली बेस रैली के प्राइस ऊपर जाती है, बेस बनाती है, एक और रैली देती है, फिर बेस, फिर एक और रैली। तो ये अपने वर्ड्स याद रखने हैं क्योंकि ये यूज होते हैं ट्रेडिंग में। इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। जब प्राइसेस होती हैं डाउन ट्रेंड में, ड्रॉप देती हैं, फिर एक बेस बनती है, फिर ड्रॉप आता है, फिर एक बेस बनती है, ट्रेंड इस तरह कंटिन्यू करता है, फिर एक बेस बनती है, फिर ड्रॉप आता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है जी ड्रॉप, ड्रॉप के बाद बेस, और फिर ड्रॉप। इसको कहते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये ड्रॉप, फिर बेस, फिर ड्रॉप। अब आपको पता चल गया कि नीचे आती मार्केट को कहते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप बना रही है मार्केट, ऊपर जाती हुई मार्केट को कहते हैं कि ये रैली बेस रैली, रैली बेस रैली बना रही है। समझ आ गई? ये बिल्कुल कॉमन से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है। चलो जी, ये चीज़ कंप्लीट हो गई मेरे ख्याल, इसको मुझे अब ये रिमूव कर देना चाहिए, और हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब हम पहले बात करेंगे बुल स्टैंड की, उसके बाद फिर हम बेर स्टैंड पे आ जाएंगे। चलें जी। अच्छा, अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये है जी हमारे पास एक बुल स्टैंड,
आपको कैसे पता चला बुलिश ट्रेंड है? आपको कैसे पता चला कि प्राइस अपने हाई को ब्रेक करती हुई जा रही है? जो भी हाई लगाती है उसको इम्पल्सिव से ब्रेक करती है, फिर नया हाई लगता है, प्राइस नीचे आके इम्पल्सिव लगाती है, फिर हाई ब्रेक कर देती है। तो आपको पता चल गया कि ये एक बुलिश ट्रेंड है। अब इस बुलिश ट्रेंड की हम मार्किंग कैसे करेंगे? डिफरेंट इसको यानी हम छोटे टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे? अब उसके लिए तरीका सुने। देखें जी, सबसे पहले ये था हमारा लो। लो, ठीक हो गया जी। जब ये हमारा लो था तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? इसको क्या कहेंगे? ये था हाई। अब ये आपने याद रखना है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये था हमारा हाई। सिंपल सी बात है, लो और हाई। ठीक है, ये क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? याद रखें, आपने किसी चक्कर में नहीं पड़ना। आपने कहना है जी ये भी लो है। देखिए ना, प्राइस ने ये हाई लगाया था ना, फिर एक और लो लगा दिया, तो ये क्या है? इसको भी आप कहेंगे कि ये लो है। लेकिन अब मसला बन गया। मसला ये बन गया कि ये भी लो है तो फिर ये भी लो है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा लो है और ये, यानी कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ठीक है, यानी दो भाई हैं, किसी बंदे के दो बच्चे हैं, वो दोनों का एक ही नाम रख देता है, इसका नाम भी लो है, इसका नाम भी लो है। अब एक को बुलाएगा, दोनों बोलेंगे जी, जी अपा जी। ठीक है, तो मसला बनेगा। तो अब इसके बचने के लिए तरीका ये है कि नाम थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये लो है, ये क्या है? ये लो चूंकि इससे थोड़ा सा ऊपर है, ये तो लो है। लेकिन जो अगला लो लगा है ये पिछले लो से हाई है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा हायर लो है। हायर लो। ठीक हो गया? आसान हो गया ना काम, कि आपने सिर्फ हाई लो मार्क करना है, ये लो और ये हाई, फिर लो, फिर हाई, ये भी हाई है, ये भी हाई है। ठीक हो गया? जैसे ये हाई था ऐसे ये हाई है। अब फिर मसला आ गया कि कौन से वाले को जब हम बात कर रहे होंगे तो कैसे समझेंगे? तो इसका मतलब क्या है? हम कहेंगे कि ये जो हाई है ये पीछे वाले हाई से ऊंचा है, तो इसके साथ हम हायर लगा देंगे, यानी ऊंचे वाला हाई। आप समझ आ गई? लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, यानी हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ हाई और लो मार्क कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, हायर साइड पे जा रहा है, तो फिर हम हर पॉइंट के साथ हायर का इजाफा कर देंगे। बस ये अब हायर लो बन गया। इससे ऊपर एक और हाई था, अब इससे पीछे हम एक और हाई का हायर का इजाफा कर देंगे। तो ये क्या बन गया? अब इसको दोबारा देखें। लोगों को ये समझ नहीं आती कि हायर लो कहना है या लोअर हाई कहना है, लोअर हाई कहना है या हायर लो कहना है, पॉइंट का नाम क्या रखना है? तो आसान तरीका सुन लें। लो और हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, सिंपल है, फिर हाई। कितना आसान है देखें। अब करना क्या है कि पहले दो को छोड़ के, लो हाई को छोड़ के, क्योंकि ये तो वाकई लो हाई है, इनके अलावा जितने भी लो और हाई लग रहे हैं वो सब पीछे वाले पॉइंट से तो ऊंचे हैं, तो साथ हायर का वर्ड यूज कर लें। एच एल, एच एच, फिर एच एल, फिर एच एच। उससे पहले जो आप हाई लो मार्क करते हैं उससे पहले वर्ड ऐड कर देंगे एक। तो ये क्या बन गया? लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। सिंपल तरीके से आपने इसको छोटे पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया। समझ आ गई? अच्छा, अब इसी तरीके से मार्केट आती है नीचे, डाउन आती है। इसको मैं डिलीट कर दूं, इसका मुझे जरा मैसेज में यस नो कर दें। इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है? मैंने बिल्कुल आसान करके आपको बताया इस दफा तो, कि हायर लो हायर हाई कैसे लगाना है। समझ आ गई है? चलें, बस मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस काम को, आहिस्ता आहिस्ता सिंपल करके जो चीज़ें ज़रूरत हैं बस वो बताता रहूँगा आपको। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, इसको ज़रा डिलीट करते हैं। जो चीज़ मिस हो जाए, कुछ रह जाए, हो सकता है किसी को आवाज़ दे दी किसी ने, किसी का बच्चा रो रहा है, तो कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग देखेंगे तब भी आपको सीधी समझ आएगी। अब यहाँ पे देखें जी, अभी बेरिश ट्रेंड है, इसमें भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ना कि हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है, लोअर हाई क्या है। उसी में लोग फंसे रहते हैं कि लोअर हाई है या हायर लो है, यही नहीं समझ आ रही होती। तो क्या तरीकाकार है? ये हाई था, अब सिंपल हो जाएगा, अब आप खुद कर लेंगे। ये लो था, ठीक है, ये फिर हाई लग गया, फिर लो लग गया, फिर हाई लग गया, फिर लो लग गया। अब एक सिंपल सी चीज़ देखनी है कि ये जो लो था, नेक्स्ट लो इसके नीचे है ना, लो साइड पे बना है, तो आप एक और लोअर का इजाफा कर दें। ये ले, लोअर लो बन गया, देखिए पता चल गया आपको। ये भी हाई है, देखिए ये पॉइंट भी हाई है, ये भी हाई था, ये भी हाई है, लेकिन ये वाला हाई नीचे है, लोअर साइड पे है, तो आप एक एल का इजाफा कर दें, लोअर हाई बन गया। फिर लोअर लो, फिर एक और एल का इजाफा कर दें, लोअर हाई, फिर लोअर लो। इतना सिंपल है ये, जिसमें लोग 6 6 महीने लगा देते हैं। ये इतना सिंपल है, आपको मेरा ख्याल कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जब भी प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, अब आपने करना क्या है? सिर्फ हाई लो मार्क करने हैं। अब देखना है कि नीचे जा रही हैं तो सब के साथ पहले लोअर लगा दें, सब पॉइंट के साथ पहले लोअर लगा दें, आगे लोअर लिख दें। ये लोअर लो बन गया, ये भी लोअर लो बन गया, ये भी लोअर लो बन गया। ठीक है, और जो हाई है ये लोअर हाई, ये वाला भी लोअर हाई,
ये वाला भी, क्योंकि बेसिकली तो हमने हाई लो मार्क करना है, हाई लो मार्क कर दिया, ट्रेंड नीचे जा रहा है, लोअर साइड पे जा रहा है, लोअर डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप सबसे पहले एक एक एल का इजाफा कर दें, लोअर हाई बन गया। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये तो होगी इसकी मार्किंग। अब आपने करना ये है कि आगे आपको 2 छुट्टियां भी आ रही हैं, सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा, और बीच में हम मंडे को क्लास करेंगे, शायद आगे 1-2 छुट्टी आपको और मिले, क्योंकि मुझे ज़रा यहाँ पे मैं नहीं हूँगा, लेकिन आपको मैं काम दे के जाऊँगा और क्लास पूरी करवा के जाऊँगा, और होगी क्लास आपकी, सिर्फ बुध को ऑफ होगा। तो तब तक हम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे, तो ये दिन ज़ाया नहीं करने। सिर्फ इस तरह की मार्किंग जो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ चार्ट पे जाके ये देख लेनी है। आज का आखिरी पॉइंट, आज का आखिरी पॉइंट ये है कि जो सबसे टेक्निकल चीज़ है इनमें, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ है जो अभी पढ़ी है, वही चीज़ है, दोबारा वही चीज़ है। ये देखें, बस थोड़ा सा इसमें शक्ल बदल देंगे, क्योंकि इतनी आसान खीर मिलती नहीं है। आप कहेंगे ना खीर है ये तो ऐसी खीर आपको मिलेगी नहीं मार्केट में। खीर थोड़ी सी टेढ़ी होगी। आपको मार्केट नजर आएगी कुछ इस तरह से, अभी भी मैंने आसान बनाई है, ठीक है। आपको कैसे नजर आएगी? आपको नजर आएगी ऐसे, ठीक है। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट शेप में आ जाती है मार्केट। तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता, फौरन से तो इतना मुश्किल नहीं करेंगे, आसान तरीके से पढ़ते हुए इसको आहिस्ता आहिस्ता उसी कॉम्प्लेक्स जगह पे ले जाएंगे। अच्छा जी, अब आपने पहले हायर लो मार्क करना है। ये तो था आपका लो, ये था आपका हाई। ठीक हो गया जी, सिंपल होगी बात। अब आपका हाई जब लग गया ना, तो आपने अपना हाई मार्क कर लेना है। आपने एक लाइन लगा लेनी है कि जी ये मेरा हाई है, ये आपका हाई है। चलो ठीक हो गया। अच्छा, अब आपका हाई ब्रेक हो गया। किस वेव ने ब्रेक किया, इस वेव को क्या कहते हैं, जरा मुझे जल्दी से कमेंट में बता दें कि जिस जिस वेव ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इस वेव को, ये कौन सी वेव होती है, इसका नाम पता है आपको? जल्दी से टाइप करते हैं जरा, एक 30 सेकंड के अंदर अंदर। इम्पल्स वेव होती है, ठीक है जी। किसी ने पता नहीं, एक ने रिट्रेसमेंट पे लिख दिया जी। ठीक है जी, रिट्रेसमेंट नहीं होती, इम्पल्स वेव होती है। जो वेव भी, जैसे ये वेव लगी है, इस वेव ने जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, अब आप कहेंगे कि जी हाई तो ये भी था, ठीक है, तो ये हाई नहीं है, हाई तो पहले लग चुका है, ये लगा हुआ है। जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा इम्पल्स वेव का, जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा, उसको आप कहेंगे जी ये हमारा हाई है। ये ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक हो तो आपने देख लिया, आपको पता है कि ऊपर निकल गई प्राइस। तो जब ये ब्रेक हो गया, अब आपने आ जाना है इस पूरे जोन में, इस जोन में आ जाना है, ठीक है। ये पूरी रिट्रेसमेंट थी, ये वाली रिट्रेसमेंट थी। अब इस जोन का जो सबसे डीप पॉइंट है उसको मार्क कर लें। मैं उस पर एक लाइन लगा देता हूँ। सबसे डीप लो ये है, यही है जी, यही है ना, इसमें कोई शक की बात तो नहीं है। पहले एक लो ये था, फिर ये भी लो था। तो हमने कौन सा देखना है, जो ये रिट्रेसमेंट लगी है, ठहरे मैं इसको डिलीट कर दूँ, इस दायरे को। चलें जी, अब देखें आप, साफ कर दिया मैंने। जब इम्पल्स वेव कब लगी, कैसे पता चला? जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा ना, इम्पल्स वेव नहीं है। अगर आप कहेंगे कि ये इम्पल्स वेव थी ये वाली, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इम्पल्स वेव हमेशा वो होती है जो किसी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट। ये इसका हाई था, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है इस वेव का। तो जब वो ब्रेक हो गई, एक और न्यू इम्पल्स वेव लग गई। जैसे ही नई इम्पल्स वेव आई, आप उसके डीप लो पे आ जाएंगे, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो। ठीक है, सबसे डीप लो पे आना। डीप लो ये था, तो आप कहेंगे कि जी ये हमारा नेक्स्ट लो है। अब चूंकि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, अप ट्रेंड में है, तो आप कहेंगे कि ये हमारा हायर लो है। हायर लो निकालना आ गया, सबसे आसान है हायर लो निकालना। कैसे आसान है कि जब ब्रेक हो गया ना, ये ब्रेक होने से पहले तो आपने ढूंढना ही नहीं ना। ब्रेक होने से पहले क्यों नहीं ढूंढना, ये देखें। अभी ये ब्रेक नहीं हुआ, ये हमारा हाई है, अभी ये ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ तक प्राइस पहुंची, आपने कहा जी मुझे तो हायर लो मिल गया। ठीक है, किसी को नहीं मिला, आपको मिल गया। फिर प्राइस ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। अब क्या आपका, आपका जो बात थी कि मुझे मिल चुका है हायर लो, वो वैलिड है? नहीं वैलिड, क्योंकि इम्पल्स वेव तो अभी तक ये जो हाई था ये तो ब्रेक ही नहीं हुआ। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर जाती है, आप कहते हैं कि नहीं ये मार्किंग गलत थी, ये ठीक है, ये हायर लो है। प्राइस फिर और नीचे आ जाती है, आपका जवाब फिर गलत हो गया। आपने वेट करना है कि ये वाला हाई कब ब्रेक होगा, ये चाहे 10 दिन में ब्रेक हो, चाहे 10 मिनट में ब्रेक हो। जब ये ब्रेक हो गया, अब आप आ जाए डीपेस्ट लो पे। सबसे डीप लो कौन सा था, ये था कि ये था कि ये था? जो भी सबसे डीप लो है, इसको मार्क कर लें, ये आपका हायर लो बन गया, जैसे यहाँ पे आपको दिखा दिया। समझ आ गई? तो जब तक हाई ब्रेक ना कर ले, ये वाला एक्सटर्नल हाई, ये वाला हाई नहीं, ना ये वाला हाई, एक्सटर्नल हाई जो सबसे हाई पे था पॉइंट, जब तक उसको ब्रेक ना कर ले, तब तक आपका हायर लो कंफर्म नहीं है। जैसे ही ब्रेक हो, ये हायर लो आपका कंफर्म हो गया। अब एक बात याद रखें कि अप ट्रेंड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हायर लो होता है, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है।
अपने हायर लोज का पता होना, खासतौर पे लेटेस्ट हायर लो का पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकेंगे, आप ट्रेंड पढ़ ही नहीं सकेंगे। ठीक है। अब उसके बाद इम्पल्स वेव लग गई। अब नया हाई कौन सा आपका आ गया, पहले ये हाई था, अब नया हाई ये लग गया। लेकिन चूंकि ये वाला हाई पीछे वाले हाई से ऊपर है, तो फिर हम इसको हायर हाई कह देंगे। अब प्राइस ने फिर रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर दी, थोड़ा सा नीचे आती है, ऊपर जाती है, आप कहते हैं ये जी मुझे अपना नया हायर लो मिल गया। तो ये जवाब गलत है। यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला। कब मिलेगा? जब प्राइस आपका प्रीवियस जो एक्सटर्नल सबसे ऊंचा हाई था, जब उसको प्राइस ब्रेक नहीं करती। यहाँ पे इसने ब्रेक कर लिया। इस वेव को क्या कहेंगे? इम्पल्स वेव। इम्पल्स वेव लग गई। अब इम्पल्स वेव लगने के बाद सबसे डीप लो कौन सा है? ये वाला है? ये भी नहीं है। ये वाला है? तो ये जवाब ठीक है। ये आपका सबसे डीप लो था। इम्पल्स वेव लगने से पहले इस पूरे रीजन में ढूंढना है आपने, इस पूरे जोन में ढूंढना है आपने। इस पूरे जोन में सबसे डीप लो मार्क कर लेना है, वहां पे हम लाइन लगा लेते हैं। सबसे डीप लो आपका बन रहा है जी अब ये वाला। ये सबसे डीप लो है। ठीक हो गया। आप इसकी मार्किंग करते हैं ज़रा। ये क्या था? ये था आपका लो। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेंगे जब, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये क्या था हमारा? हाई। उसके बाद ये क्या है जी हमारा? ये ये क्या है हमारा? ये है हमारा लोअर लो। ठीक है, आसान हो गया ना आपको बिल्कुल। उसके बाद ये क्या है? आपका हाई लग गया, नया हाई लग गया। तो जब आपका नया हाई लगेगा, तब आपने कहना है कि ये हमारा लोअर लो है। इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ, अभी हमें नहीं पता लोअर लो कौन सा है। ठीक है, सॉरी, हायर लो। अप ट्रेंड देख रहे हैं ना अभी हम। हायर लो हमारा कौन सा है? अभी हमें नहीं पता, कब पता चलेगा? इसको हमने साइड पे कर दिया है। जब प्राइस अपना हाई ब्रेक कर देगी, इसने हाई ब्रेक कर दिया। जब हाई ब्रेक कर दिया, तो अब हमें हाई ब्रेक होने के बाद सबसे डीप पॉइंट देखना। सबसे डीप पॉइंट ये है, इसको मार्क किया और यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारा हायर लो है। ठीक है। और जब जहाँ तक प्राइस गई थी, इसको हम क्या कहेंगे? हमारा ये क्या पॉइंट है? ये है हमारा हायर हाई। ये रहे जी। बस इतनी सी बात होती है। अब जब भी इम्पल्स वेव लगे, देखें अब इम्पल्स वेव कब लगेगी? इम्पल्स वेव वो होगी जो हमारा ये सबसे ऊंचा पॉइंट ब्रेक कर देगी। तो इम्पल्स वेव लग गई। इम्पल्स वेव लगने से के बाद देखें सबसे डीप पॉइंट कौन सा था? सबसे डीप पॉइंट ये है। तो इसको आप उठा के कर लेंगे कि हमारा अब लेटेस्ट हायर लो ये बन गया। फिर ये हाई लगा, प्राइस नीचे आना शुरू हो गई, तो ये हायर हाई बन गया। और ये हमारा बन गया हायर लो। ये कैसे बना? क्योंकि प्राइस ने अपना ये वाला हाई ब्रेक कर दिया था। जब ये वाला हाई प्राइस ने ब्रेक किया, तो सबसे डीप पॉइंट पे, इसको भी साइड पे कर देते हैं। अब आप यहाँ पे अगर देखें, तो प्राइस ने ये वाला अपना हाई ब्रेक कर दिया। जब हाई ब्रेक कर दिया, इम्पल्स वेव स्टार्ट हुई है यहाँ से, तो यहाँ से नहीं आपने नापना, आपने देखना है कि इस पूरे जोन में पिछले हाई से, ये जो हायर लो है, पिछले हायर लो से अंदर अंदर इधर इस साइड पे सबसे डीप पॉइंट कौन सा है? सबसे डीप पॉइंट ये है। तो आपने इसको मार्क करने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है कि ये आपका हायर लो बन गया ये पॉइंट। बस, ये इतनी सिंपल चीज़ है। ठीक है जी। अब इसमें इम्पल्स वेव की निशानी बताएं कौन सी है? इम्पल्स वेव आपने मार्क करवानी है। ये है जी इम्पल्स वेव, ये वाली। ये पूरी इम्पल्स वेव थी। क्यों थी इम्पल्स वेव? क्योंकि इसने स्ट्रक्चर हाई ब्रेक किया। अगली इम्पल्स वेव कहाँ पे लग रही है? अगली इम्पल्स वेव लग रही है आपकी ये, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक। ठीक है जी। यानी ये पूरी इम्पल्स वेव है आपकी, मानी जाएगी। असल में इम्पल्स वेव वो आखिरी वाली वेव होती है जो ब्रेक करती है। असल में तो इम्पल्स वेव ये है, ये आपकी इम्पल्स वेव है आखिरी वाली, जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक। असल में तो इम्पल्स वेव यही होती है। देखें वेव्स तो और भी लगी हैं। ये भी एक वेव लगी यहाँ तक, फिर यहाँ नीचे से लेके इस पॉइंट तक ये भी एक वेव लगी, फिर इस लो से यहाँ तक ये भी एक वेव लगी। इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया देखें पीछे। लेकिन ये इम्पल्स वेव नहीं मानी जाती। ठीक है, इम्पल्स वेव वही ये सब वेव्स डिफरेंट वेव्स हैं, छोटी छोटी वेव्स हैं। इम्पल्स वेव वही होगी जो स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। लेकिन हायर लो की शर्त ये होती है कि आपने सबसे जो डीप पॉइंट होगा उसको मार्क करके हायर लो मार्क करना है। ये सेफ तरीका होता है। कुछ लोग यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं कि जी ये इम्पल्स वेव थी, इसके लो पे मार्क कर लें। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, इसमें आपको बहुत गलतियाँ और बहुत स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। आपने डीप पॉइंट को देख लेना है, उसको मार्क कर लेना है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अभी हम सिर्फ बुलिश ट्रेंड को देख रहे हैं। अब अगली चीज पे चलते हैं। अब हम चार्ट पे देखेंगे, अब इसको खत्म करते हैं, अब हम चार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, इसको यहाँ से करते हैं डिलीट।
आखिरी पॉइंट समझ लें बस सिर्फ चार्ट वाला, और फिर बंद करते हैं क्लास। इसको जब दोबारा देखेंगे तो और अच्छी समझ आएगी, और इत्मीनान से देखेंगे जब आपके पास टाइम हो, भागते दौड़ते नहीं देखना। ये वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जिनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको वादा करके कहता हूँ। सिर्फ इस पे एक दफ़ा 6 महीने निकालें टिक के, आपको ज़िंदगी में कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे आप बैठेंगे लैपटॉप ऑन करेंगे अपना काम शुरू कर दें। अच्छा अब देखें जी, अब मैं आपको पहले यहाँ पे ना मार्क करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने मार्किंग कैसे करनी है। ये देखें इम्पल्स वेव, ये चलें इसको छोड़ देते हैं, हम पहले हम कहते हैं कि ये हमारा लो और ये हमारा हाई। अभी हम सिर्फ बारीकी में नहीं जा रहे, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे आई, चले हम यहाँ से दूसरा एरो ले लेते हैं, ये पास वाला। ये लें जी, ये हमारा एक वेव लगी, प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, फिर एक और वेव लगा दी, ठीक है। अब इस वेव ने क्या किया, इस वेव ने जो प्रीवियस हमारा स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक हो गया ना, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो हमारी इम्पल्स वेव कौन सी थी, ये वाली पूरी। तो इम्पल्स वेव जब लग जाती है, यानी स्ट्रक्चर आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, उसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, वो ये है। इसको अब आप मार्क कर लेंगे यहाँ पे, इस तरीके से एक लाइन लगा लेंगे और आप कहेंगे कि ये हमारा, अब ये आपका क्या था, लो। अब ये देखिए मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे, ये था हमारा लो, ये क्या था हमारा हाई, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे आई, उसने एक लो लगाया और फिर एक और हाई लगा दिया, प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया। तो हम कहेंगे कि ये भी हमारा लो था, लेकिन पीछे वाले से हाई था, तो इसको हम हायर लो कह देंगे। ये हमारा हायर लो और ये हमारा हायर हाई, ठीक हो गई, हायर हाई। फिर प्राइस नीचे आ गई रिट्रेसमेंट लेके, यहाँ तक उसने रिट्रेसमेंट ली और एक और इम्पल्स वेव लगा दी ऊपर। ये जो बीच में जो ये गन बंद हो रहा है इसको छोड़ दें, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ इसको मोटा मोटा देखें। लो लगाया, लो लगाने के बाद ये वाला हाई फिर ब्रेक कर दिया, इस कैंडल पे ब्रेक कर दिया, इस कैंडल पे। देखिए एक बात याद रखनी है आपने, ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करे। ये जो लेवल था ना, इसके ऊपर कैंडल ऐसे क्लोज हो, अगर सिर्फ विक लगी है, जैसे ये विक लगी है, इसका मतलब ब्रेकआउट नहीं होता। ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब इस हाई के ऊपर जाके प्राइस कैंडल क्लोज कर देगी, इस तरह की भरी हुई कैंडल आ जाएगी, इम्पल्स वेव में एक मोमेंटम कैंडल आएगी। मोमेंटम कैंडल क्या होती है बाद में बताएंगे, ठीक है जी। यहाँ तक प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो जब ऊपर निकल गई है तो ये हमारी पूरी इंपल्स वेव, जहां तक भी ये गई है वहां तक हमारी इंपल्स वेव है। तो अब हम कहेंगे कि एक और लो बन गया, इस लो से पहले आप एच लगा दें, यानी ये आपका हायर लो है, ऊपर आपका नया हायर हाई बन गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल इतना आसान सा तरीका है। इसी तरीके से अब आपने कुछ स्ट्रक्चर मार्क करने हैं, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, उस नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि रिट्रेसमेंट कब स्टार्ट होती है। यानी अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि ये इस तरह बनाऊँ इसको, अभी आपको कन्फ्यूजन आ जाएगी छोटी सी फौरन से, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कंफ्यूजन क्या आएगी मैं आपको बता देता हूँ, अभी शायद आपको ना ही हो, लेकिन जैसे ही मैं दिखाऊंगा आपको आ जाएगी फौरन से कंफ्यूजन। देखिए मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जी ये हमारा लो, ये हाई, फिर ये लो, और फिर ये हायर हाई, ऐसे कह सकता हूँ। ये जो मैंने मार्क किया है, आप बताएं यस नो करें, ये ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो आप लिखें यस, अगर गलत है तो फिर आप लिखें नो। यस नो करें, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको पहले से कितनी समझ है इस चीज़ की। मिक्स आएगा जवाब, मुझे पता है। नो 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 नो, यस यस यस। अच्छा जी, ज़्यादा लोग नो वाले हैं और ये अच्छी बात है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने कुछ रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, पहले स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जिनका जवाब नो है, आप लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने कहा है कि यस ये ठीक मार्क किया हुआ है, आपकी गलती नहीं है, आपने अपने हिसाब से ठीक कहा है बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि आपने डिटेल से पढ़ा नहीं है अभी, तो रिकॉर्डिंग्स भी शायद आपने अभी नहीं देखी होंगी वहाँ तक। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं समझा दूंगा कि इसको मैं रिट्रेसमेंट क्यों नहीं मानता और इसको मैं रिट्रेसमेंट क्यों मानता हूँ। चीज़ तो एक जैसी है, यानी इसको मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक है। हालांकि देखा जाए तो दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। तो ये ठीक कैसे और ये गलत कैसे है, ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास का भी टॉपिक होगा, और इसको हम मज़ीद थोड़ी सी डिटेल में जाके पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बैच आगे पूरा साल चलना है, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग चलनी है आगे पूरा साल, तो उनको भी आसानी हो और आपके लिए भी इतनी डिटेल से चीज़ें हो जाएं कि आप आगे दूसरों की हेल्प कर सकें। काफ़ी बड़ा बैच है माशाल्लाह ये। आप लोग डिस्कॉर्ड पर जाएं तो लोग पूछते हैं चीज़ें, एक दूसरे से हेल्प मांगते हैं, तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए डिटेल से। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं यहाँ पे। अभी क्वेश्चन आंसर नहीं मैं किसी का ले रहा, उसकी वजह ये है कि अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका एक पूरा सेशन कर देंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का, उसमें आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी। और दूसरा ये कि अभी आपने साथ साथ देखें, बाकी की तरह नहीं करना आपने कि जो चीज़ समझ नहीं आ रही फ़ौरन से मुझे फ़ोन, मुझे मैसेज, फ़ौरन से सवाल नहीं। थोड़ा सा खुद सर्च करें, खुद ढूंढें कि क्या हो रहा है। खुद से जो जवाब आपको मिलेगा वो पक्की सारी उम्र आपके जहन में रहेगा। मैं बताऊंगा तो शायद आप 2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, 10 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, तो खुद से कोशिश करें, खुद से जवाब निकालें। मैं आपका एक एक सवाल क्लियर करके ही जाऊंगा यहाँ से इंशाल्लाह जब भी मैं। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।